पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। तो हमारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जो उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच प्रभजीत कौर जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राम गोपाल सिंह जो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश चंद्र सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में CS शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई मिली है और इस थेरेपी को यह दर्जा प्राप्त हुआ है, ऊंचा दर्जा। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार के सदस्यों को ही नहीं मिलेगा, पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग परीक्षण पर चर्चा करते हैं। परीक्षण क्या है? ये कुछ टेस्ट हैं जो मॉडर्न साइंस तय कर रही है, BHB यानी बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसको हम जानने का प्रयास इसलिए करते हैं कि हमको उसके बारे में भी कुछ आइडिया हो जाएगा, तो उसमें जो टेस्ट है उनके आधार पर हम अपनी थेरेपी को, उसका जो प्रोटोकॉल है उसको लगा सकेंगे। तो इसी विषय पर हम पुनः नीतू जैन जी का स्वागत कर रहे हैं। और आज पहले आपका नीतू जैन मैडम। प्रणाम सर। प्रणाम। आपका पहले एक चल रहा था ना, यूरिन वाला चल रहा था शायद। सर यूरिन तो पहले यूरिन ना,
पहले यूरिन पहले यूरिन चर्चा टेस्ट। करके उसको थोड़ा सर सा पेज नंबर 56 से, हाँ पेज नंबर 56 से चालू करना जी है जी सर। जी जी जी, ये पेज नंबर 56। जी जी सर। जी, आ गया आ गया। जी सर, हाँ जी सर, जी सर, यही सर। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हाँ, आपकी थोड़ी चर्चा आपका थोड़ा की सा वो तो डिस्टर्ब है थोड़ा सा आपका नेटवर्क। सर मैं थोड़ा दूसरी जगह जाके बैठती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। सर दूसरी कुछ जगह जाके बैठती हूँ, जी सर, 2 अच्छा मिनट सर। करिए जी जी। सर अब क्लियर है आवाज? हाँ अब क्लियर, थोड़ा क्लियर पहले से। जी जी सर। जी तो हम लोग एक मूत्र परीक्षण पर चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट जब हमारी क्लास थी तो हमने इसको यूरिन में ग्लूकोज के लेवल को जाना था। तो आज हमें 56 पेज नंबर से स्टार्ट करना है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे की किसी को देखना हो तो प्लीज आप लोग वीडियो देख लीजिए, क्योंकि समय की थोड़ी कमी रहती है। तो हम कीटोन से स्टार्ट करना है आज हमें। तो कीटोन ये 3 तत्वों के ग्रुप का नाम होता है कीटोन। इसमें होता है एसीटोन, हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसीटो एसिटिक एसिड। ये 3 तत्व मिलकर कीटोन बनाते हैं। तो ये तीनों तत्व जब सामान्यतः जो होता है हमारे शरीर के फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है उसमें, तो जब आवश्यकता पड़ती है तो लिवर में ऊर्जा उत्पादन करते हैं, उससे उत्पन्न होता है। जब लिवर हमारा आवश्यकता पड़ती है, कभी लिवर में जैसे कमी हो गई, ऊर्जा की आवश्यकता कमी हो गई और लिवर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो उसके ऑक्सीडेशन से ये एसीटोन बनते हैं। तो सामान्य उत्पादन इसका 1 मिलीग्राम पर डे होता है। तो जब भी शरीर में अचानक सामान्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर हमने आवश्यकता से अधिक कभी एक्सरसाइज कर ली या कभी व्रत उपवास ज्यादा कर लिए, तो हमें ग्लूकोज उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो फैटी एसिड को उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार कीटोन का अधिकतम भाग शरीर में लिवर को छोड़ के सारे बाकी टिश्यूज के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हेतु उपयोग कर लिया जाता है। तो सामान्य परिस्थितियों में जो रक्त में जो एक तो ब्लड में कीटोन का स्तर होता है और एक यूरिन में कीटोन का स्तर होता है। तो ब्लड में कीटोन के स्तर को बोलते हैं कीटोन कीटोन एनीमिया, और यूरिन में जो कीटोन का लेवल होता है उसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। तो ये कीटोनीमिया होता है हाई लेवल ऑफ कीटोन इन ब्लड, और कीटोन्यूरिया होता है हाई लेवल ऑफ कीटोन इन यूरिन। तो सामान्यतः जो कीटोन ब्लड में होता है वो होना चाहिए 1 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त में 1 मिलीग्राम होना चाहिए। अब रक्त में अगर फैटी एसिड के उपयोग होती है, उपलब्ध तो है लेकिन ग्लूकोज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जैसे डायबिटीज मेलाइटिस में ग्लूकोज उपयोग ही नहीं होता है, तो उसके कारण ये जो होता है कीटोन स्तर बढ़ जाता है। या फिर दूसरा रक्त में ग्लूकोज उपलब्ध ही नहीं हो, जैसे भूखे रहे, अगर भूखा रह कोई रह रहा है, उपवास किया है, व्रत किया है, तो रक्त में ग्लूकोज ही नहीं है, तो फिर हमें ये ब्लड में कीटोन का लेवल बढ़ जाएगा। अब कीटोन्यूरिया के कारण, कीटोन्यूरिया यानी कि ब्लड में यूरिन में कीटोन का बढ़ना, उसका क्या कारण होता है? तो हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट अगर अनुपस्थित हो, हम कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं, या फिर हाई फैट डाइट, फैट बहुत ज्यादा हुआ है उसमें हमारी डाइट में, तो कीटोन्यूरिया हो जाता है। या भोजन ना करें, स्टारवेशन हो जाए, बहुत सीवियर एक्सरसाइज करने लग जाए, या भोजन भोजन में हमारा जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म ना हो, तो भी कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है।
जैसे कि एमाइलेज, उसको तोड़ के उसका 2 भाग होते हैं, सलाइवरी में 40% डाइजेशन होता है और पैनक्रियाटिक में 50% डाइजेशन होता है। या फिर लंबे समय तक अगर के कोई एनेस्थीसिया ले रहा है, ईथर का एनेस्थीसिया ले रहा है, तो भी कीटोन का लेवल बढ़ जाता है। या एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का सेवन, कोई दवाइयाँ ववाइयाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कोई दवाइयों का सेवन कर रहा है, या फिर अगर महिलाओं में अगर ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग अगर लेडीज करा रही हैं, या फिर पैथोलॉजिकल कुछ रीजंस होते हैं जैसे डायबिटीज मेलाइटस में, या फिर बॉडी एल्कलोसिस हो गई, जैसे कि पाइलोरिक एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो पाइलोरिक और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या हाइपर पायरेक्सिया हो गया, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, सीवियर वॉमिटिंग, इन सब में हमें ये मिलता है। पैथोलॉजिक रीजंस होते हैं, इनमें कीटोन का लेवल बढ़ जाता है। या फिर टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी, तो ये सारे रीजन कुछ पैथोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिनके कारण हमारा कीटोन बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा यूरिया। यूरिया का लेवल जो होता है, तो प्रोटीन जब टूटता है तो उससे अमोनिया बनती है। अमोनिया जो होता है वो लीवर हमारा जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो यूरिया फॉर्मेशन के चिन्ह किडनी और मस्तिष्क में मिलते हैं, किंतु उनकी मात्रा बहुत कम होती है, 2 to 5% होती है। तो सामान्यतः जो ब्लड में यूरिया होता है वो तो 15 to 40 मिलीग्राम पर परसेंटेज होना चाहिए, और यूरिन में जो यूरिया का मान होता है वो 25 से 30 ग्राम पर डे होना चाहिए। अब यूरिन में अगर अधिक यूरिया उत्सर्जित हो रहा है तो उसके क्या रीजन होते हैं वो हम देखते हैं। तो यूरिन में अधिक यूरिया उत्सर्जित, या तो कोशिकाओं में प्रोटीन बहुत ज्यादा टूट रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जैसे कि बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा, जो हमारे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है उसकी वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया उसके कारण। या फिर कुछ रोग होते हैं उसमें यूरिया का लेवल बढ़ने से यूरिन में इसकी उत्सर्जन मात्रा पाई जाती है। डिहाइड्रेशन हो जाए अगर, पाइलोरिक स्टेनोसिस ये कंडीशन होती है जिसमें स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक ओपनिंग होती है, वो बहुत थिक हो जाती है, वो छोटे बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। तो ये पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाएगी। या फिर जिसमें वॉमिटिंग भी होगी, और अल्सरेटिव कोलाइटिस विद लॉस ऑफ क्लोराइड आयंस, ये एक इंफ्लेमेटरी बॉवल डिसीज होती है, आईबीडी इसे बोलते हैं, कॉलन में इन्फ्लामेशन होने को बोलते हैं ये। तो पाइलोनेफ्राइटिस में इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, ये किडनी में होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है, जैसे यूटीआई वगैरह हो जाता है तो पाइलोनेफ्राइटिस हो जाती है। फिर है हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें किडनी में एक्सेस फ्लूइड होता है, वो यूरिन में निकल नहीं पाता, वापस से बैक हो जाता है, तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट की बढ़ जाना, उसको भी उसके कारण भी यूरिन में यूरिया ज्यादा उत्सर्जित होने लग जाता है। और अगर कुछ रोगों में सामान्य से कम हो जाता है, जैसे किडनी की अगर कैपेसिटी कम हो रही है, किडनी काम कम कर रही है, या लिवर निष्क्रिय हो गया है, लिवर सिरोसिस, लिवर में घाव पड़ जाते हैं लिवर में, तो उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। एसिडोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, बेस कम हो जाता है, एक सीवियर कंडीशन होती है ये। फिर नेफ्राइटिस, इसमें ये भी किडनी की इन्फ्लामेशन होती है। तो इन सब प्रॉब्लम में यूरिन में यूरिया का उत्सर्जन सामान्य से कम भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो होता है वो एक प्यूरिन नामक एक न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन होता है, उसके कैटाबोलिज्म से यूरिक एसिड उत्पन्न होता है। तो प्यूरिन जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के कैटाबोलिज्म से बनता है। तो यूरिन में यूरिक एसिड का जो सामान्य मान होता है वो 0.5 से 1 ग्राम पर डे होता है, और ब्लड में जो होता है उसका मान वो 3 से 7 मिलीग्राम परसेंटेज होता है। तो ये कैटाबोलिज्म या तो लिवर हार्ट की पेशियों में, अस्थि पेशियों में, और कुछ भाग इसका स्प्लीन और किडनी और पैनक्रियाज में होता है। यूरिक एसिड का रक्त मान और उत्सर्जन मान कुछ में बढ़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर व्यक्ति भोजन में दूध, दही, अंडा, चीज, मतलब प्रोटीन युक्त चीजें ज्यादा ले रहा है, तो उसके कारण उसका यूरिया का मान बढ़ जाएगा। और है नेक्स्ट उसका रीजन है ग्लूकोकार्टिकॉइड, ये या एड्रिनोकोर्टिकॉइड हार्टोटॉपिक हार्मोन। ये दो हार्मोन अगर एक्स्ट्रा ऊपर से सेवन कर रहा है कोई, तो भी यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगी। अब कुछ दवाइयां होती हैं जो किडनी में नेफ्रॉन में यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन अवरुद्ध कर देती है, किडनी हमारा रीअब्जॉर्प्शन करती है, तो वो अगर किडनी रीअब्जॉर्प्शन करना बंद कर दे, जैसे कि ग्लाइसिन एक दवाई है, यूरिकोसोरिक ड्रग है, ये सेलाइसाइलेट, इसकी अपोजिट लैक्टिक एसिड,
यूरिक एसिड को किडनी नेफ्रॉन में पुनः शोषण, ये एक दवाई होती है, ये एक होती है साइलेट। इसकी अपोजिट ये लैक्टिक एसिड होता है जो यूरिक एसिड को किडनी नेफ्रॉन में वापस से बढ़ाकर और पुनः उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाकर यूरिया का मान बढ़ा देता है। ये पैथोलॉजिकल कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे हेमोलाइसिस, जैसे रक्त और प्लाज्मा में यूरिक एसिड की मात्रा बराबर होती है। ल्यूकेमिया में अत्यधिक ल्यूकोसाइट कोशिकाएं जब टूटती हैं तो जैसे कुछ दवाइयां प्रयोग की जाती हैं तो उसके कारण ये यूरिया का मान बढ़ जाता है। विल्सन रोग, इस रोग में कॉपर जो होता है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है किडनी नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल ट्यूब में और वो कोशिकाओं को वहां की नष्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिटेनिन। तो सामान्य क्रिटेनिन जो मात्रा होती है वो होती है 1.2 से 1.7 ग्राम पर डे। क्रिटेनिन एक वो एक मात्रा होती है और क्रिटेनिन एक एमिनो एसिड होता है जो ज्यादातर हमारी अस्थि पेशियों में, ब्रेन में, लिवर में, टेस्टिस में और ब्लड में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी टोटल मात्रा 120 ग्राम होती है। इसमें से 98% तो अस्थि पेशियों में फास्फोराइलेटेड में मौजूद है। इसी एमिनो एसिड के टूटने से क्रिटेनिन बनता है। तो इसके रीजंस होते हैं जैसे बहुत लंबी बीमारियों में कभी फीवर आ गया तो उसके कारण क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस, ये T3 और T4 का लेवल बढ़ने लगता है तो भी क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स इसमें वीक होने लग जाती हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक वीकनेस ऑफ रैपिड एंड फैटिक और मसल की ही ये वीकनेस होती है, ये वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। और वेस्टिंग ऑफ मसल्स एसोसिएटेड विद मेलाग्नाइसिस, मतलब कैंसर में भी अगर इस तरह की क्रिएटिनिन का लेवल हमारा बढ़ने लगता है तो इन समस्त दशाओं में क्रिएटिनिन का यूरिन में उत्सर्जन होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। तो सामान्यतः यूरिन में ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा 10 to 30 ग्राम पर डे होनी चाहिए। अब ये एसिड शरीर में हमें एक्सोजीनियस यानी बाहर से हम अगर पालक खाते हैं, लेट्यूस खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ल्यूबाब और एस्पेरेगस एक शतावरी होती है तो उससे मिलता है हमें। तो ये बाहर से ये एसिड हमें मिलता है और इंडोजिनस अंदर से हमें ऐसे रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन सी का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो जैसे ग्लाइसिन, ऑक्जेलिक एसिड यूरिन में अत्यधिक कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल के रूप में उत्सर्जित होने लगता है। इसकी यूरिन में उत्सर्जन मात्रा निम्न दशाओं में बढ़ती है। या तो डायबिटीज मेलाइटिस अगर किसी को हो गया तो ये ऑक्जेलिक एसिड बढ़ने लगेगा। लीवर के कुछ रोगों में जैसे कि लीवर डिजनरेशन होने लगे, लीवर एब्सेस होने लग गया, कि लीवर में पस पड़ने को लीवर एब्सेस कहते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड बढ़ने लगेगा। ऑक्जेल्यूरिक एसिड, ऑक्जेल्यूरिक एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड प्लस यूरिया, इन दोनों से ऑक्जेल्यूरिक एसिड बनता है। तो किन्हीं दशाओं में ऑक्जेलिक एसिड इसी रूप में भी उत्सर्जित होता है। ऑक्जेल्यूरिक एसिड जो उसके रूप में भी वो एक्सक्रीट होने लगता है। अक्सर इन रोगियों में विटामिन B6 की कमी पाई जाती है, लेकिन देखा यह गया है कि विटामिन B6 अगर दिया है तो भी उससे लाभ नहीं हुआ है। तो ये अभी श्योर नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य और असामान्य तत्वों के अलावा कुछ अलग तत्व भी हैं जो यूरिन में उत्सर्जित होते हैं। इन तत्वों की मात्रा अनिश्चित होती है और इनकी क्वालिटी जब इनको हम टेस्ट कराते हैं, लैब में इनकी टेस्ट होती है तो ही हमें इनका पता चलता है कि ये बढ़ी है या घटी है और इनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे ब्लड में जैसे किडनी पे अगर चोट लग गई है, कोई स्टोन है किडनी में या कैंसर है, कोई इन्फेक्शन है, तो ये ब्लड की मात्रा किडनी में हमारे यूरिन में ब्लड जाने लगता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में जाने लगता है। जैसे कि कभी किसी को ब्लड की जरूरत होती है और बे में रक्त अगर उसको चढ़ गया तो हीमोग्लोबिन ब्लड में जाने लगेगा। बाइल सॉल्ट, ये फैट फ्री डाइट अगर कोई ले रहा है तो बाइल सॉल्ट जाने लगेगा। बाइल पिगमेंट जॉन्डिस के कारण, और ये यूरो बिलिनोजन, ये भी हिमोलिटिक जॉन्डिस, ये दोनों जॉन्डिस के कारण हमें यूरिन में ये दिखेगा। फिर यूरिन में कास्ट, क्रिस्टल एंड बैक्टीरिया, ये सारे जो कंडीशंस होती हैं ये स्टोन की कंडीशंस होती हैं और माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम इसको पहचान सकते हैं। कास्ट होते हैं ये यूरिनरी तंत्र के किसी भी भाग में एपिथेलियल कोशिकाएं एक परत में निकलकर मूत्र प्रवाह में आती हैं। तो सिलेंडर का आकार, ये सिलेंडर शेप में निकलती हैं तो इनको एपिथेलियल कास्ट कहते हैं। जो नेफ्राइटिस की पहचान है, नेफ्राइटिस यानी कि किडनी की स्वेलिंग, किडनी की इन्फ्लामेशन की पहचान है। तो इन्हीं एपिथेलियल कास्ट में जब डिजनरेशन चेंज हो, जब एपिथेलियल कास्ट में डिजनरेशन होने लगता है तो ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, दाने दाने बन जाते हैं, इन्हें ग्रेन्यूल कास्ट कहते हैं। ये सीवियर नेफ्राइटिस, हार्ट फेलियर और सेप्टिसीमिया एक ब्लड का सीवियर इन्फेक्शन होता है, इनके रोगियों में ये मूत्र में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है एपिथेलियल कास्ट के साथ में आरबीसी सेल्स और ल्यूकोसाइट, किडनी रोग,
पाइलेटिस एक बैक्टीरियल रीनल इन्फेक्शन होता है। साइलेटिस यूटीआई का यूबी का इन्फेक्शन होता है, यूरिनल ब्लैडर का होता है। और किडनी में सुप्रारेटिव स्टेज के रोग की ओर इशारा करता है। क्रिस्टल क्रिस्टल मूत्र में किसी तत्व की मात्रा उसके सैचुरेशन लेवल से ज्यादा अगर हो जाती है तो उसमें अलग अलग आकार के क्रिस्टल मिल जाते हैं। जैसे कि अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल होते हैं तो वो एक छोटे बंद एनवेलप के आकार के क्रिस्टल होते हैं। यूरिक एसिड जो क्रिस्टल होते हैं वो भूरे पीले रंग के आयताकार क्रिस्टल होते हैं। सिस्टीन क्रिस्टल होते हैं वो रंगहीन होते हैं और षटकोणीय आकार के होते हैं। अमोनियम फॉस्फेट क्रिस्टल होते हैं वो रंगहीन होते हैं और रोम्बिक शेप के होते हैं। फिर बैक्टीरिया हमारे माइक्रोस्कोप में जीवित या मृत बैक्टीरिया का मौजूद होना उत्सर्जन तंत्र में संक्रमण, जैसे हमारे किडनी में अगर किडनी में यूबी में या यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसमें हम जब टेस्ट कराते हैं तो या तो कल्चर होता है या सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट का रिजल्ट तो फटाफट मिल जाता है। कल्चर का जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसे 3-4 दिन लगते हैं उसका रिजल्ट आने में। तो जिससे कि हमें एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का पता चल जाता है कि यूरिन में कौन से बैक्टीरिया से के कारण इन्फेक्शन है। तो उसी का हम इलाज करते हैं तो हमें तुरंत फर्क पड़ता है। तो महिलाओं में जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो वेजाइनाइटिस योनि मार्ग का संक्रमण हो जाता है। तो या फिर ये होता है कि बहुत यूटीआई का एक बहुत नॉर्मल एक प्रॉब्लम है ये। तो उसमें बहुत ज्यादा जलन होती है और जलन के कारण बार-बार में यूरिन जाने की इच्छा होती है और यूरिन में कभी-कभी ब्लड भी जाने लगता है और फीवर भी आ जाता है उसमें। तो इसमें जलन के कारण पेशाब करने की इच्छा होती है। तो महिला शरीर रचना में जो एनस होता है और योनि मार्ग वेजाइना होता है वो बहुत पास-पास होते हैं। तो हमें जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो एनस की सफाई के लिए हमें हाथ आगे से पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए। हमें पीछे से आगे की ओर जाने की क्रिया में हमारा वेजाइना का इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारा हाथ आगे से पीछे की ओर जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने यूरिन के टेस्ट को समझा। तो सर ये कंप्लीट हो गया तो हम स्टूल टेस्ट पे आ जाए नेक्स्ट। आगे जी सर। स्टूल टेस्ट है ना? यस। जी सर। अब हम थोड़ा सा स्टूल टेस्ट के बारे में भी समझ लेते हैं आज। तो स्टूल टेस्ट के बुक में आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके टर्म्स के बारे में बता देती हूँ जिससे कि आगे हमें थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो स्टूल टेस्ट हमें बताता है कि व्यक्ति को डाइजेस्टिव इश्यूज किस प्रकार के हैं। जब भी हम सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो हमें हमारा स्टूल, जैसे हमें यूरिन नोटिस करना चाहिए वैसे ही हमें स्टूल भी नोटिस करना चाहिए कि स्टूल किस तरह का होना चाहिए। वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसमें चिपचिपापन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, उसमें स्मेल कैसी होनी चाहिए, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो हम एक शुरू में जो हम स्टूल टेस्ट हम स्वयं भी कर सकते हैं। तो इसमें डाइजेस्टिव इश्यूज अगर होते हैं किसी व्यक्ति को तो उसको स्टूल टेस्ट उसका रूट कॉज समझने में हेल्प करता है। तो जैसे कि अगर लिवर से रिलेटेड है, पैनक्रियास से रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है, एलआई और एसआई से रिलेटेड है तो स्टूल टेस्ट हमें कराना चाहिए। अगर एनीमिक कोई है तो उसका कारण हो सकता है या तो पेट में कीड़े हैं या लिवर में वीकनेस है या वीक डाइजेशन है उसका या वीक एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रहा है तो भी हमें स्टूल टेस्ट के में उसका पता चलेगा कि वो एनीमिक है। फिर है थर्ड रीजन है इसका लिवर और पैनक्रिया का डिसऑर्डर। तो लिवर हमारा जो होता है वो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एक वो कंडीशन होती है जब ब्लड के ब्रेक डाउन होने पर एक्स्ट्रा पिगमेंट प्रोड्यूस होता है तो वो बिलीरुबिन उत्पन्न करता है। तो बिलीरुबिन जब वो बिलीरुबिन कहलाता है वो जो एक्स्ट्रा पिगमेंट होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये पिगमेंट बाइल की फॉर्म में बाहर आ जाता है। लेकिन अगर बाइल के रास्ते में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई रुकावट आ गई और बाइल ड्यूोडेनम में नहीं आ पा रहा है तो पिगमेंट वापस ब्लड में चले जाएगा। अब इसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो ये आगे टर्म आएगी तो इससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। मतलब पैनक्रिया में स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो गया है तो अलग अलग एंजाइम पैनक्रिया के गड़बड़ हो जाएंगे और पैनक्रिया पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रिया जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। प्रोटीन डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर पैनक्रिया में ये
और गड़बड़ हो जाएगी अगर एंजाइम निकलने में, तो पैनक्रिया में भी प्रॉब्लम, प्रोटीन डाइजेशन में भी हमको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो स्टूल टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि लीवर और पैनक्रिया की कौन सी प्रॉब्लम है। फिर एक रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भी हमें स्टूल टेस्ट कराना चाहिए। कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हमारी या तो डाइजेस्टिव जूसेस की हो सकती है या म्यूकस कम होता है। क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यू कम हुआ तो खाना पचेगा नहीं, और म्यूकस कम हुआ, अगर म्यूकस है ही नहीं तो गट की लाइनिंग जो होती है वो म्यूकस गट की लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो गट में स्लिपरी नहीं होगी, और स्लिपरी नहीं होगी तो हमारा जो रगेज है वो आगे नहीं खसक पाएगा और बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये स्टूल टेस्ट से हमें डायग्नोस हो सकता है। फिर है इनएक्टिव इंटेस्टाइन। कॉन्स्टिपेशन का एक कारण यह भी हो सकता है कि कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, तो कोई नर्व जो एलआई को सप्लाई कर रही है वो इनएक्टिव हो गई हो, तो उसके पीछे न्यूरोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है। तो इसको भी हम नर्व प्रॉब्लम होती है तो इसको भी हम स्टूल टेस्ट से पता कर सकते हैं। कुछ स्टूल टेस्ट से और कुछ दूसरे भी टेस्ट होते हैं उनसे हम इसको पता कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रीजन है हमारा हमारा एनोरेक्सिया। ये भूख कम होगी, भूख कम है तो भी स्टूल में हमें स्टूल टेस्ट कराना पड़ेगा। जैसे कि अगर बॉडी में एचसीएल कम बन रहा है, एचसीएल हमारा फूड, हम सब जानते हैं कि एचसीएल फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर एचसीएल स्टमक में बन ही कम रहा है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 कम होगा, तो ये भी लेस हंगर का रीजन होगा। फिर अल्सरेशन, अगर घाव हो जाते हैं एलआई में, गट में कहीं पर भी घाव हो जाए तो उसमें ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो ब्लड लॉस हो जाएगा, और घाव होने पर नर्व एंडिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसके कारण नर्व में जो नर्व के इम्पल्स हैं ब्रेन तक जाएंगे नहीं, और ब्रेन तक नहीं जाएंगे तो भूख का एहसास नहीं होगा। फिर इनडाइजेशन, अगर डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं है, मतलब हमारा जब हम खाना लेते हैं तो सिर्फ पेट में नहीं जाता सीधे, वो मुंह में जाता है, मुंह के बाद एसोफेगस में जाता है, फिर हमारा स्टमक में, फिर एसआई एलआई, इस तरह से पूरा जाके हमारा एनएस से बाहर निकल जाता है। तो अगर खाना पचे ही नहीं और गट के किसी भी पार्ट में अगर सड़ने लगे तो भूख लगे ही नहीं, तो हमें स्टूल टेस्ट कराना पड़ेगा। फिर अगर कोई मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कंडीशन में अगर पॉइजनिंग हो जाए तो भी स्टूल टेस्ट की जरूरत होती है। जैसे मेटल होते हैं वो हैवी होते हैं तो नेचर में, तो वो स्टूल में आ जाएगा, तो पता चल जाए, स्टूल से हमें पता चलेगा कि कौन सा बाहर का एलिमेंट स्टूल में आ गया है, तो स्टूल टेस्ट हमें कराना पड़ेगा। अब हम खाना खाते हैं तो कुछ माउथ में, हमारा मुंह में पच जाता है, फिर उसके बाद फूड पाइप, फिर स्टमक में, फिर एसआई में डाइजेस्ट होता है। वेस्ट मटेरियल एलआई में एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में बन आ जाता है। यहाँ ये पहले असेंडिंग कॉलम में जाता है, फिर ट्रांसवर्स कॉलम में, फिर डिसेंडिंग कॉलम में आता है, फिर रेक्टम में आता है, और वहां से नर्व इंपल्स आता है ब्रेन के पास उसे खाली करने के लिए, और स्पिंचर खुलते हैं और फिर वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन का हमने थोड़ा सा इसको जान लिया। फिर अब हम बुक पे आते हैं हमारी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टूल, कि हमारा जो स्टूल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जल की मात्रा हमारे स्टूल में 60 to 70% होनी चाहिए, और जो सॉलिड होते हैं, ठोस चीजें होती हैं, वो 30 to 40% होने चाहिए। तो इसमें भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, वो सोडियम पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम एक्सेट्रा होते हैं। और जो कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक तो सोडियम पोटेशियम एक्सेट्रा हो गए, और कार्बनिक होते हैं वो प्रोटीन जैसे 1.7 पर डे होना चाहिए, वसा जो 6 ग्राम पर डे होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज, ग्लूकोज, बैक्टीरिया, इनकी सबकी मात्रा अलग अलग दे रखी है, तो हमें ये स्टूल टेस्ट से पता कर सकते हैं हम कि नॉर्मल मात्रा है या नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा मल के क्वालिटीज, तो मल की क्वांटिटी कितना होना चाहिए। तो वैसे तो इसमें लिखा है कि 80 to 150 ग्राम पर डे होना चाहिए। तो लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब हम स्टूल टेस्ट देते हैं तो पूरा स्टूल टेस्ट तो जाता नहीं है, स्टूल की एक छोटी सी मात्रा हम स्टूल टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो उससे हमें कितना खाना खाया, ये अलग अलग सबका होता है, कितना खाना खाया वो पेस्ट फॉर्म में बन जाए और जाके सेमी सॉलिड फॉर्म में बाहर निकलता है, तो इसका कुछ फिक्स नहीं होता है कि कितना होता है। तो उसमें यहाँ लिख रखा है कि जिस जिस हमने जितना खाया है, सप्लाइड मात्रा के आधार पर समुचित कम या ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। फिर गंध, गंध का होता है कि हमारे दो तरह के उसमें मल में दो तत्व होते हैं, एक तो इंडोल होता है और एक स्केटोल होता है। तो ये इंडोल और स्केटोल डिकम्पोजिशन ऑफ, इंडोल तो डिकम्पोजिशन ऑफ एमिनो एसिड से बनता है, और स्केटल जो होता है वो ट्राइप्टोफन ट्राइप्टोफन एक तत्व होता है, उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। तो ये
इंडोल और स्केटोल इस सब्सटेंस के कारण ही हमारी स्मेल पैदा होती है। अगर प्रोटीन अगर हम ज्यादा लेंगे तो दुर्गंध भी बहुत ज्यादा होगी। कोई अगर नॉन वेज फूड खा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ले रहा है, या फिर इसके कारण में ये हमारा गंध बढ़ जाएगी। और पैनक्रियाटिक अगर डिसऑर्डर होता है, पैनक्रिया जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है। अगर पैनक्रिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और पैनक्रियाटिक जूस नहीं निकल रहा है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा और स्मेल बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगे तो हमारे उसमें स्टूल में एक अम्लीय गंध आने लगेगी। तो इस तरह से हमने इसको जाना। अब हम कलर पे आते हैं। तो कलर गोल्डन ब्राउन कलर हम अगर हम हमारा खुद स्वयं टेस्ट करते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर अगर आता है तो वो एक सामान्य कंडीशन माना जाता है। फिर गोल्डन येलो कलर एक जो होता है, अगर मिल्क ज्यादा ले रहे हैं, दूध की चीजें ज्यादा ले रहे हैं, तो गोल्डन येलो कलर आएगा। फिर डार्क ब्राउन कलर, अगर कोई नॉन वेज खा रहा है तो उसका स्टूल का कलर डार्क ब्राउन होगा। ग्रीनिश कलर हमारे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के कारण, जैसे बाइल ज्यादा आता है तो उसके कारण ग्रीनिश कलर आने लग जाता है। क्ले कलर जो मिट्टी का जैसा रंग, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो अभी हमने समझा था कि जॉन्डिस का ऑब्स्ट्रक्टिव जो हमने पिछली बार पहले समझा था, उसके कारण हमारा क्ले जैसा कलर आने लग जाता है। पेल येलो कलर हमारा फैट डाइजेशन जो होता है हमारा, स्टूल के साथ द्वारा अगर बाहर आने लग जाता है, फैट बाहर आने लग जाता है, इनडाइजेशन होता है और इनडाइजेशन फॉर्म में स्टूल के द्वारा बाहर आने लग जाता है, तो पेल येलो हो जाता है। इसमें लिवर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम के कारण फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और इसमें पेल येलो में हमारा झागदार स्टूल होने लग जाता है। फिर काला कोलता, अगर अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है और अंदर एसआई में अगर ब्लीडिंग, स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लड एसआई और एलआई रेक्टम में आते आते उसका कलर, जब हम देखते हैं कि कहीं से भी ब्लीडिंग होती है तो वो रेड होती है, और जब वो जम जाता है ब्लड, उसका कलर डार्क हो जाता है। तो मान लीजिए अगर स्टमक में अगर ब्लीडिंग कहीं हुई है, तो वो बाहर निकलते निकलते जैसे एसआई में आया फिर एलआई में आया, तो उसका कलर धीरे धीरे डार्क होगा और स्टूल में जाएगा तो वो काले रंग का सा ब्लड आने लगेगा। तो अगर ये ब्लीडिंग के कारण होने लगेगा। भूरा लाल हमारा ब्लीडिंग एलआई या एलआई के आसपास अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हमारा भूरा रंग दिखाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो पिचकने लायक, मतलब अगर सॉफ्ट होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा तो वो सामान्य है, मतलब उसको हम सामान्य कहेंगे। सेमी फ्लूइड अगर होगा तो उसका मतलब डायरिया, उसको कहेंगे डायरिया। अगर होगा तो सेमी फ्लूइड जैसा दिखेगा वो। हार्ड अगर है तो कॉन्स्टिपेशन दिखाएगा। फिर है साइबेला, मतलब गुठलियां गुठलियां अगर पड़ रही हैं तो डिहाइड्रेशन या कॉन्स्टिपेशन दोनों के कारण गुठलियां गुठलियां जैसा स्टूल आएगा। चिकना, अगर उसमें चिकनाहट आ रही है तो बहुत ज्यादा म्यूकस बन रहा है तो चिकना दिखेगा। वाटरी हो रहा है तो कॉलेरा, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, उसके कारण ये वाटरी आए होने लगेगा। पस सहित अगर डिसेंट्री होने लगेगी तो उसमें पस आएगा। फ्रॉदी झाग वाला, ये फैट बाहर आने लगेगा तो फ्रॉदी झाग वाला जैसा होगा। इसका इंग्लिश टर्म है स्टेटोरिया, मतलब फैट बाहर आने लगना। फिर अनियमित तत्व, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूशन उसका होता है कि किस तरह से होता है कि डिसकलरेशन, जैसे कि अगर ये तत्व स्टूल में नहीं होगा तो स्टूल का कलर नॉर्मल नहीं हो पाएगा। जैसे ये इसमें एक ये तत्व होता है स्टेरो स्टेर कोबिलिन, ये एक तत्व होता है। अगर ये तत्व नहीं होगा तो स्टूल का कलर नॉर्मल नहीं होगा। म्यूकस, म्यूकस मतलब इन्फेक्शन, ज्यादा म्यूकस का मतलब ज्यादा इन्फेक्शन। अब ब्लड, अगर ब्लड आ रहा है उसमें, तो या तो अल्सर के कारण आ रहा है, तो अल्सर के रोगी में जो ब्लड होगा वो मल में छिपा हुआ होता है, या फिर ये उसको हिडन कहते हैं, वो स्टमक एरिया की तरफ छिपा हुआ। फ्रेश ब्लड अगर होगा तो वो एलआई में कहीं अल्सर हुआ है। ड्रॉप ऑफ ब्लड, ब्लड की अगर ड्रॉप ड्रॉप आ रही है तो वो घाव है, कहीं ना कहीं घाव बताता है। फिर है फैट, अगर फैट आ रहा है तो उसको हमें लीवर को चेक करना चाहिए कि सफेदी लिया मल वसा के न पचने का द्योतक है, तो ये फैट आ रहा है तो हमें इसको लीवर को चेक करना चाहिए। अगर प्रोटीन आ रहा है तो माइक्रोस्कोप में फाइबर्स की मौजूदगी, मतलब कि प्रोटीन आना यानी कि प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डर है, वो बॉडी उसे फाइबर के रूप में बाहर निकाल रही है। तो वीकनेस, प्रोटीन बाहर निकलेगा तो इसका मतलब वीकनेस हो जाएगी बहुत ज्यादा। पस, अगर पस बाहर आ रहा है तो प्यूरुलेंट पस, और ये दो तरह के पस होते हैं, तो ये इन्फेक्शन के कारण
बाहर आने लगते हैं। ये एक क्रॉनिक बीमारी होती है। तो इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक जांच में निम्नलिखित जीवाणु एवं ओवा की महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। अब ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको। तो सबसे पहले है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ ये अनवांटेड होता है, जैसे एंट, अमीबा, हिस्टोलिका, जियार्डिया, ट्राइकोमोनस और बेलेंट्रिडिनम। ये सब एक बैक्टीरियल कुछ है प्रोटोजोआ, तो उसके कारण ये इन्फेक्शन हमें दिखता है। फिर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक तो दो तरह के होते हैं, गुड होते हैं और बैड होते हैं। तो गुड तो पूरे बॉडी में 100% 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। तो जो हमारे ये कोलाई होती है, इस्चेरिचिया कोलाई, इसमें बड़ी आंतों में बहुत बहुत ज्यादा होते हैं ये वाले बैक्टीरिया। ये अनपचे भोजन में से कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा उपयोग करके एसिड और गैस दो चीजें बनती है। अधिकतर यही नॉन इफेक्टिव गैस मल के साथ बाहर उत्सर्जित करता है व्यक्ति। सामान्यतः ये जीवाणु शरीर को विटामिन देता है, किंतु किन्हीं दवाओं के प्रभाव से डायरिया की दशा में इनकी संख्या कम होने पर, अगर इनकी संख्या कम हो गई तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अलावा कई दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि इंट्रोबैक्टर एरोजेंस, गैंग्रीन बेसिलाई, बैक्टीरियोइड फेसिलिस, कोकाई, ये अलग अलग बैक्टीरिया हैं। तो इसके लिए हमें कल्चर टेस्ट कराना पड़ता है। फिर है ओवा, अंडे। अगर ये भी गट में इन्फेक्शन के कारण होते हैं, तो अगर वॉर्म्स के अंडे मल में उत्सर्जित होते रहते हैं कई बार, जैसे कि मिट्टी जल के साथ किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकें। तो इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, थ्रेड वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म। हुक वर्म का नाम हर एक नॉर्मल नाम है जो हम जानते हैं। टेप वर्म, विप वर्म, ये अलग अलग तरह के नाम हैं। फिर है कि मल की ये जो एग होते हैं ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं पूरे टाइम। ये कीड़े वर्म्स बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होती है। तो आयुर्वेद में अगर हम ब्लड की क्लीनिंग के लिए पॉइंट्स लगाते हैं, तो एल आई एस आई स्टमक स्टमक इन तीनों को हम 0 टोन 9 शेडेड करते हैं। और टीसीएम में एल आई एस आई स्टमक, इसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम टोन कर सकते हैं और सी क्लैक पॉइंट को हम शेडेड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वर्म से बच सकते हैं। फिर है पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं में ये परीक्षण करवा लेने चाहिए। इन परीक्षण की रिपोर्ट पाचन तंत्र की अंधी 10 मीटर लंबी गुफा के अनियमित दशाओं का ज्ञान कराती है। तो अगर नेगेटिव आ रही है उसके बावजूद भी एक बार हमें वापस से टेस्ट करा लेना चाहिए, 1 हफ्ते के बाद वापस टेस्ट करा लेना चाहिए। एनीमिया, अगर एनीमिया है तो उसमें वर्म्स या तो वर्म्स हैं, लिवर की कमजोरी है, पाचन या शोषण की कमी है, या फिर ब्लीडिंग हो रहा है। भूख ना लगना, ये हमने पहले सारी चीजें देखी थी, लिवर या पैंक्रियाज के से रिलेटेड रोग। और कॉन्स्टिपेशन और पॉइजनिंग, जैसे लेड वगैरह लेड वगैरह की, आर्सेनिक, मरकरी, यूरेमिया, जो अगर इसमें आ रहे हैं हमारे, तो वो पॉइजनिंग कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं। तो स्टूल प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो आरबीसी होते हैं वो 120 डेज के बाद जब टूट कर स्प्लीन में जाते हैं, तो हिम प्लस ग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हिम जो होता है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। बिलीवर्डिन हमारा बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। और जो बिलीरुबिन होता है ये बहुत इंट्रोवर्ट होता है। तो इस तरह से हमने, चलिए ये आगे की कुछ बातें हैं, लेकिन इस तरह से हमारा यहाँ पर स्टूल टेस्ट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से स्टूल टेस्ट करा के हम हमारे कई रोगों को जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, हो गया। ये किताब आप लोगों के पास, सबके पास है? ये किताब है सबके पास क्या? नहीं होगी। हाँ जी सर, है सर। है। ये किताब बहुत उपयोगी इस दृष्टिकोण से है कि आपको घर बैठे जो आप टेस्ट कराते हैं उनके बारे में जानकारी इसमें मिल सकती है, और इसके आधार पर आप भी जान सकते हैं कि हमको कोई समस्या आ रही है तो उसका कुछ एक प्राइमरी जो है कंडीशंस आपको मालूम हो जाएंगी। नहीं तो मैम ने जो है कई और चीजें बता दी जो इस किताबों में नहीं है, तो आपने उसको ध्यान दिया होगा और आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो ये सब स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट इसलिए बहुत फायदेमंद होते हैं कि हमको डे टू डे रूटीन में, भाई आप ऐसा तो है नहीं कि डेली आप टेस्ट कराएंगे, तो लेकिन डेली आप अपने घर में रहेंगे तो स्टूल और यूरिन दोनों को आप जान सकते हैं।
और अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, ये सामान्य दशाएं इसमें लिखी हुई है, और सामान्य दशाओं में अगर रोग की दशा है तो क्या क्या आपको रोग संभव है, तो उसके आधार पर ये देखना पड़ता है। तो वो जानकारी हो जाएगी आपको, तो आप अपने पॉइंट्स लगा सकते हैं। स्टूल का देखिए सारी चीजें हैं इसमें, इतनी चीजें हैं, एग्जॉस्टिव है काफी, कि आप यूरिन में है तो ये क्या प्रॉब्लम होगी, स्टूल में है तो ये क्या प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के और इन्फेक्शन तक। तो जो अभी बताया नीतू जैन मैडम ने 0 to 9 सीडेड आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, और वहां ज़िक्र पॉइंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट को, तो इसमें आप जरूर, आप कुछ नहीं करना है आपको। अगर 0 to 9 सीडेड में केवल आप ब्लैक डॉट लगा देंगे, और या ज़िक्र पॉइंट में और ऑर्गन सोर्स पॉइंट में आप लगा देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टमक LI-SI के साथ यूरिन वाला यूबी में भी लगाइए, चाइनीज में भी और आयुर्वेदिक में भी यूबी भी लगाइए, क्योंकि यूबी आज की डेट में इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। बाहर आप अधिक जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स है, तो उसमें क्या दशाएं हैं, दूसरा पेशेंट है नहीं है, कैसे आप जान रहा है दूसरा आदमी जा रहा है। तो इसलिए यूरिन वाला यूबी वाला भी अगर आयुर्वेदिक में आप कर रहे हैं तो बोथ स्मॉल फिंगर में आप लगाएंगे, राइट रिंग फिंगर में और राइट इंडेक्स फिंगर में भी लगाएंगे, अपर जॉइंट में, तो वहां भी लगाइए ब्लैक 0 9 सीडेड। और अगर आपको और लग रहा हो, कभी आपको लग रहा है, तो वो तो एक और हम लोगों ने कल देखा था, 0 to 9 सीडेड के अलावा एक और था ना, 3 और 4 कॉम्बिनेशन, 3 and 4 seeded, 4 3 seeded. tone. यस, 4 तो उसको भी आप, tone. हाँ वो भी आप यूज करिए। तो ये आयुर्वेदिक में है, और वहां आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड है ऑर्गन सोर्स पॉइंट और ज़िक्र पॉइंट। तो ज़िक्र ऑर्गन सोर्स पॉइंट वहां पर माना गया है क्या, 0। ऑर्गन सोर्स पॉइंट माने 0, मतलब तुलना करिए, ऑर्गन सोर्स पॉइंट माने 0, जो 0 शुरुआत है Zic ऑर्गन point means 9. सोर्स पॉइंट में। और जो जिक्र पॉइंट है वो माना गया था वहां हुंग पॉइंट, हुंग माने जहां एनर्जी बहुत अधिक है। तो हमारे 9 क्या है, आत्मा, प्रकाशमान, वहां क्या है, मंदिर, बौद्ध मंदिर। तो बौद्ध मंदिरों की ऊर्जा सबसे सर्वाधिक है, तो प्रकाशमान है। तो प्रकाशमान वाला वही कहा कि 0 को, तम को बढ़ा दीजिए और प्रकाश को घटा दीजिए, यही तो हम लोग कह रहे थे। तो वो आप कर लीजिए। यूबी में भी करिए, स्टमक में करिए, LI में करिए, SI में करिए और यूरिन में करिए। तो उससे यूरिन और इसका, और ये ऐसा मत सोचिए कि ये तो हम कहते हैं छोटे बंद करो, तो क्या उतनी देर में मच्छर भर जाएंगे जी। छोटे बच्चों को तो जरूर यूज करिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ों को भी बीच बीच में इनको लगाते रहना चाहिए। इन्फेक्शन हर जगह है ना, आपने देखा भाई प्रोटोजोआ वगैरह है, एंट अमीबा वगैरह, अमीबा एक सेल का है, वो दिखाई तो ना पड़ेगा आपको, बैक्टीरिया आपको दिखाई तो ना पड़ेगा, लेकिन इन्फेक्शन पैदा करता है, पावरफुल है। तो हम लोग जो है इसको इंटरैक्ट करेंगे। आप जो भी वीडियो आएगा, वीडियो भी तक के जारी कर चुके हैं, जितने भी वीडियो कल तक के हैं वो सब जारी हो चुके हैं, कोई बाकी नहीं है। और एक दो लास्ट वाले हो सकते हैं कि वो अभी आपको प्लेलिस्ट में न दिखें, लेकिन वीडियो तो है, ये भी कल ही के हैं। तो आज ही एक तो आज हुआ है, तो इसलिए उसको आप लोग देखते रहिएगा। और आगे चल के क्लासेस जब आप लोगों की शुरू होंगी तो उसमें थोड़ा व्यस्त उधर भी हो जाएंगे, लेकिन जो आपका टॉपिक हो उस टॉपिक के आप वीडियो इसमें देख सकते हैं। उन टॉपिक से आपको मदद मिलेगी, आपको नई स्टडी के लिए भी, और फिर आपको जब बनाएंगे आप नोट्स, और नोट्स बनाने के बाद आप बनाएंगे असाइनमेंट, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो इन्हीं विचारों के साथ हम लोग इसको अभी समाप्त करते हैं, और 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद फिर हम लोग आगे आते हैं। थैंक यू नीतू मैम। सर